Hello students, welcome once again in our YouTube PDF video online class. Student, today we will study History Chapter 4 The Mughal Empire। यानी प्यारे छात्रों, विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने सोशल स्टडी के इतिहास विषय से अध्याय 4 द मुगल एम्पायर अर्थात मुगल साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल द मुगल एम्पायर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़े जो एम्पायर रहे हैं, जो साम्राज्य रहे हैं, उनमें से मुगल एम्पायर एक है। कारण क्योंकि मुगल एम्पायर एक ऐसा एम्पायर रहा जिसने 300 से अधिक साल तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया, ठीक है, शासन किया और भारत के लगभग सभी क्षेत्रों को इसने अपने कंट्रोल में रखा। हम इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, क्या इनकी पॉलिसीज थी, कैसे कौन कौन से लीडर्स थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर द मुगल एम्पायर अर्थात मुगल साम्राज्य। रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विथ सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स वाज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिश इन द मिडिल एजेस। अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप जैसे एक विशाल क्षेत्र पर शासन करना, जहाँ पर इतने विविध प्रकार के लोग थे, इतनी विविध प्रकार की संस्कृतियाँ थी, विभिन्न प्रकार के कठिन कार्य थे, फिर भी इन सबको अलग अलग जो क्षेत्रों के जो रूलर्स थे, इन सबको एक साथ मिला करके और इस बड़े उपमहाद्वीप पर रूल करना वास्तव में मध्यकाल में एक बहुत ही मुश्किल कार्य था। लेकिन इस कार्य को भी मुगल एम्पायर ने सहजता के साथ कर लिया। Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. जो मुगलों के पहले के शासक थे, जैसे दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, उनके विपरीत जो मुगल्स थे, उन्होंने इस प्रकार का साम्राज्य स्थापित किया जिसके बारे में कहा जाता कि दिल्ली सल्तनत को चलाना या भारत में शासन करना ये छोटे समय के लिए ही संभव है। लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया कि अगर नीतियाँ अच्छी हों, सकारात्मक हों, तो लंबे समय तक भी शासन किया जा सकता है। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th century they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद इन्होंने अपना जो साम्राज्य था आगरा और दिल्ली में स्थापित किया और वहाँ से इन्होंने 17वीं शताब्दी आते आते इन्होंने पूरे उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया। They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of subcontinent could not ignore. उन्होंने प्रशासन संबंधी जो क्रियाकलाप थे या जो विचार थे या शासन किस प्रकार से चलाया जाए, इस प्रकार के जो विचार थे वो इतने मजबूत और इतने संगठित थे कि उनके पतन के बाद भी अर्थात जब मुगल एम्पायर समाप्त भी हो गया तब भी उनकी जो राजनीतिक विरासत थी बाद के शासकों द्वारा भी उसे अपनाया गया, उसको अनदेखा नहीं किया गया। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्परर्स। अर्थात आज भी वर्तमान समय में आप देखते होंगे स्वतंत्रता दिवस के दिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब लाल किले के प्राचीर से जब वो भाषण देते हैं और ये वही जगह है, मुगल जो थे इसी शानदार जो किला है इसमें रहते थे। तो ये है आपका, यू कैन सी द इमेज ऑफ रेड फोर्ट, ये पुरानी दिल्ली में है। तो ये जो है आपका ये मुगलों का निवास स्थान था और इस लाल किले का निर्माण
शाहजहां, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वो बादशाह थे, उन्होंने इसको बनवाया था। द नेक्स्ट टॉपिक इज हु वर द मुगल्स, यानी अगला हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मुगल कौन थे। तो इसको जानने के लिए हमको मुगल के पास्ट को जानना पड़ेगा कि मुगलों का पास्ट क्या था। द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ द रूलर्स, अर्थात जो मुगल्स थे वो दो महान शासकों के ये वंशज थे, अर्थात इनके जो पूर्वज थे दो महान, अपने समय के दो महान शासक थे। अगर इनकी बात करें मदर साइड की, अर्थात अपने माँ की तरफ से, ननिहाल की तरफ से, दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान डाइड 2027, अर्थात ये चंगेज खान जो एक मंगोल जो हमलावर था, मंगोल शासक था, उसके ये वंशज थे। और वही मंगोल शासक चंगेज खान जिसने चाइना यानी चीन और मध्य एशिया के कुछ इलाकों पर शासन किया था। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर्स ऑफ तैमूर डाइड 1404, अगर इनके पिता के तरफ से बात करें, अर्थात अपने पिता के साइड से, ये तैमूर जो कि अपने समय का एक महान शासक था जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, जो रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की, जो ईरान, इराक और आधुनिक टर्की जिसको हम लोग तुर्की भी कहते हैं, वहां का ये शासक था। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल, यानी जो मुगल्स थे वो प्रायः अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। रीजन because Changiz Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people, क्योंकि जो चंगेज खान का जो इतिहास रहा है वह असंख्य अनगिनत नरसंहारों से, लोगों के जान माल से जुड़ा हुआ है। यानी अपने समय में चंगेज खान ने बहुत लोगों की हत्या की थी कर दी थी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स देयर मंगोल कंपटीटर्स, इतना ही नहीं, वह उज्बेकों से भी उसके संबंध थे जिसे मंगोल अपना कंपटीटर्स अर्थात अपना प्रतिद्वंदी मानते थे। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टैमुरिड एंसेस्ट्री, नॉट लिस्ट of all because their great ancestor had captured दिल्ली in 1398। लेकिन दूसरी ओर ये जो मुगल्स थे अपने पिता के साइड से तैमूर का वंशज कहलाना अत्यधिक पसंद करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जो तैमूर जो इनके पूर्वज थे वो एक महान शासक थे और उन्होंने बहुत पहले 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था, तो इसलिए वो तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनोलॉजी पिक्टोरियली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ, और प्रत्येक जो मुगल शासक था वो तैमूर के साथ अपनी वंशावली की यानी अपने पूर्वज तैमूर की तस्वीर बना करके उसको अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। अगर आप फिगर 2 देखेंगे तो आप पाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में जो तैमूर है और इनके दोनों तरफ इनके वंशज जो मुगल एम्पायर के जो प्रमुख जो शासक थे वो लोग हैं। अगर इसको ऊपर से देखेंगे पढ़ेंगे तो पाएंगे मिनिएचर पेंटिंग डेटेड 1702-1712, अर्थात 1702 और 1712 के समय की पेंटिंग है तैमूर के और उसके वंशजों की। तैमूर is in the center and on his right his son Miran Shah, the first Mughal emperor, बाबर्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, अर्थात जो तैमूर के अगर बात करें तो उनके तैमूर के दाहिने ओर उनके पुत्र मीरन शाह हैं जो मुगल एम्परर या मुगल फाउंडर बाबर के पर दादा थे। एंड देन अबू सईद बाबर्स ग्रैंडफादर, उसके बाद बाबर के दादा अबू सईद का नंबर आता है। टू द लेफ्ट ऑफ तैमूर और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर, और उसके बाद अगर बात करें तैमूर के लेफ्ट में तो बाबर के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे अर्थात जो परदादा थे
उनका नाम था सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। एंड उमर शेख बाबर फादर, और उनके बगल में अर्थात मोहम्मद मिर्जा के बगल में उमर शेख जो कि बाबर के पिता थे। द मुगल एम्परर बाबर, अकबर एंड शाहजहां आर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। उसके बाद तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर जो थे वो बाबर हैं, उसके बाद अकबर हैं और शाहजहां हैं, उनकी तस्वीरें हैं। ऑन तैमूर's राइट एंड ऑन हिज लेफ्ट इन द सेम ऑर्डर हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब। उसी तरह अगर बात करें तैमूर के दाईं ओर तो उसी ऑर्डर में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब की तस्वीरें हैं। तो ये है मुगल एम्पायर के जो कुछ प्रमुख और महान शासक थे उनकी तस्वीरें। सो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, अर्थात जो मुगलों के जो सैन्य अभियान थे उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हो, दिस इज द इमेज ऑफ मुगल आर्मी ऑन कैंपेन, अर्थात मुगलों की आर्मी के कैंपेन का ये दृश्य है। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 to 1530, अर्थात जो पहला मुगल एम्परर था, जो फाउंडर थे बाबर, 1526 से 1530 तक उन्होंने दिल्ली पर शासन किया। एंड succeeded to the throne of Fargana in 1494 when he was only 12 years old। जब वो केवल 12 साल के थे तो उन्होंने पहली बार फरगना नाम के राज्य को, क्षेत्र को कंट्रोल किया 1494 में। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks। लेकिन उन्हें कुछ ही समय बाद अपना वो जो पूर्वजों की जो विरासत थी, जो राजगद्दी थी, जो उन्हें विरासत मिली थी, उन्हें एक और मंगोल समूह था जिनको उज्बेक्स भी कहते हैं, उनके हमले के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। आफ्टर ईयर्स ऑफ वेंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। कई सालों तक इधर उधर भटकने के बाद उन्होंने काबुल को 1504 में अपने कब्जे में ले लिया, अर्थात अपनी शक्ति को, अपने सेना को उन्होंने एकत्रित किया। कई साल इधर उधर भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। स्टूडेंट, आप याद रखिए, आपको पता भी है, आप अक्सर सुनते भी हैं, जो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, वही बैटल इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। उस समय इब्राहिम लोदी का दिल्ली पर कब्जा था। तो बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करके 1526 में पानीपत के मैदान में और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया और मुगल एम्पायर की स्थापना कर दी। टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स। आप अगर टेबल 1 देखेंगे तो उसमें चार्ट दिया गया है और मुगलों के कुछ प्रमुख अभियानों के बारे में बताया गया है, दर्शाया गया है। स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। और इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। क्या आप इसमें कुछ आप ऐसा इसमें नोटिस कर रहे हैं जिसको बार बार दोहराया गया हो या उसकी पुनरावृत्ति की गई हो? स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट ऑफ मुगल अथॉरिटी, अर्थात जो अफगान्स थे, अफगान जो हमलावर थे वो मुगलों के लिए तात्कालिक खतरे थे। वो प्रायः उनके ऊपर हमले करते रहते थे छुपके इधर से उधर, ताकि मुगलों को हरा सके। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स, चैप्टर 7, द सिख, चैप्टर 8 and 10, द मेवाड़ and मारवाड़, चैप्टर 9, हाउ वाज हुमायूं's रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर। तो हम अब आगे के चैप्टर्स में जब पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि मुगलों का संबंध अलग अलग शासकों के साथ, अहोम्स हो गए, सिख हो गए, चाहे मारवाड़ मेवाड़ के राजपूत हो गए या अन्य जो दूसरे रूलर्स थे उनके साथ कैसे थे। इसके अलावा हम हुमायूं के संबंध को सफाविद ईरान के साथ जानेंगे, जिसका संबंध अकबर से अलग था और हुमायूं से अलग था। डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रेन एंड हॉस्टिलिटीज इन द डेक्कन। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे क्या गोलकुंडा और बीजापुर जैसे कुछ प्रमुख और शक्तिशाली राज्यों पर औरंगजेब द्वारा, जो कि एक मुगल शासक था, उसके द्वारा अधिग्रहण करने के बाद क्या दक्षिण में युद्ध के खतरे कम हो गए थे या युद्ध जैसे खतरों का क्या अंत हो गया था? इसके बारे में हम लोग
जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे, कैनन्स वर एन इम्पोर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वॉरफेयर, बाबर यूज देम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ फिगर में आप देखेंगे तो पाएंगे ये रहा कैनन, पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया गया पानीपत के युद्ध में, और बाबर ने प्रभावशाली ढंग से इन तोपों का इस्तेमाल किया पानीपत के पहले युद्ध में। गन पाउडर टेक्नोलॉजी वाज ब्रॉट टू इंडिया फॉर वॉरफेयर इन 14th सेंचुरी, और 14वीं शताब्दी में भारत में पहली बार जो थी वो बारूद का इस्तेमाल युद्ध में किया गया। फायर आर्म्स वर यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन द रीजन सच एज गुजरात, मालवा एंड डेक्कन एंड वाज यूज्ड बाय बाबर इन अर्ली 16th सेंचुरी। फायर आर्म्स का मतलब गन या बंदूक से है, का इस्तेमाल गुजरात, मालवा और दक्कन यानी दक्षिण के से युद्ध में उन क्षेत्रों में किया गया, और बाबर ने इसको 16th सेंचुरी में भी इसका इस्तेमाल किया। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए ये होमवर्क है। होमवर्क में आप जो मुगल एम्परर्स हैं टेबल 1 में इनके जो मेजर कैंपेन्स, इसको एक बार आप डिटेल में पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।